तक हम लोगों ने एक बात पढ़ ली था, क्या पढ़ा था? रिकॉर्डिंग पे लगा दे यार, सॉरी उसको लगा दीजिए। ओके। कल तक हम लोगों ने देखो पढ़ क्या लिया था यार। कल तक हम लोगों ने पढ़ लिया AC थ्रू R, AC थ्रू L, AC थ्रू C, AC थ्रू LR, 1 मिनट रुक जाओ, AC थ्रू CR और AC थ्रू LCR। बोलो। वीडियो ब्लर आ रही है, आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर, सही है इधर से। नहीं, मेरी तरफ से तो बिल्कुल ठीक है यार आज। सर हाँ देखो तो है क्या, हम लोगों ने पढ़ लिया था AC थ्रू R, L, C, LR, CR, LCR। कुछ चीजें भी देख ली थी जब हम लोगों ने R पढ़ा था। चीजों को समझना यार जरा ध्यान से। वोल्टेज की इक्वेशन लेकर चले, E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। करंट की इक्वेशन लाए, I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। दोनों के बीच में ग्राफ बनाया और देखा क्या, जिस रास्ते पर वोल्टेज चलती थी उसी रास्ते पर करंट चलती थी। बच्चे हाँ कि ना? सीखा था इतना? जल्दी बता। तो हम लोग कहते थे कि अगर वोल्टेज चल रहा है 30 डिग्री पर तो करंट भी चलेगी 30 डिग्री पर और सेम फेज में चलेगी। ये हम लोगों ने सीखा AC थ्रू R में। फिर AC थ्रू L में क्या सीखा कि हम वोल्टेज की इक्वेशन लेके चलते थे। अब देखो यार, ये तुम लोगों को रिवीजन करना पड़ेगा। अगर तुम सोचो कि हम एक बार पढ़ लें और विवेकानंद हो जाएं, थोड़ी दिक्कत होने वाली है। फिर L में क्या था, E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। वोल्टेज की इक्वेशन लेकर चलते थे और करंट की इक्वेशन लाते थे। बताओ किसी को याद है तो कौन सी इक्वेशन आती थी? मैं तो नहीं बताऊंगा आपको। ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। वेरी नाइस यार, वेरी गुड वेरी गुड। तो I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। इससे ये पता चलता था जो करंट है वो वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे चल रही है, लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज। अगर साइन ओमेगा टी चल रहा है, वोल्टेज चल रही है 60 डिग्री पर, तो करंट चल रही है 60 से भी 90 पीछे। तो इसका ग्राफ बनता था, अगर मेरे बच्चों को याद हो, ये वोल्टेज है ओमेगा टी डिग्री पर, तो बताओ यार करंट कौन से क्वाड्रेंट में होती थी? थर्ड, फोर्थ, 1, 2? क्वाड्रेंट। फोर्थ में होती थी। चलो भैया, इतनी बात तुमको याद आ गई। तो ये हो गया वोल्टेज और करंट। करंट 90 डिग्री पीछे। बोलो क्या चीज, फिर से बोलो। सर इसके एंगल में कंफ्यूजन है। कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखो लो, वोल्टेज चल रहा है कितने एंगल पर? ओमेगा टी पर। तो जो करंट चल रही है वो ओमेगा टी से 90 पीछे। तो यहां से लेकर यहां तक का ये एंगल है माइनस का पाई बाई 2। यहां से लेकर यहां तक का एंगल माइनस का पाई बाई 2 है। समझे कि नहीं समझे? आ गया समझो। सर। हाँ, बात खत्म हो गई। ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 पूरा है। चलो, फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा? AC थ्रू C देखा। कैपेसिटेंस, ध्यान से सुनना सारी बातें, जिसमें हम वोल्टेज की इक्वेशन लेके चलते थे, E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। और मेरे बच्चे करंट की इक्वेशन आती थी I इक्वल टू I नॉट साइन, बताओ क्या लिखूं? ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। चलो भाई, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। इसको देखने पे पता चलता था जो करंट है वो वोल्टेज से 90 डिग्री लेग्स फॉरवर्ड है, मतलब आगे है। तो इसका बच्चे ग्राफ होता था। तुम लोगों को अगर पिछले जन्म का कुछ भी याद हो, कि अगर ये वोल्टेज है, अगर यहाँ बनाता हूँ, दिख रहा है तुम लोगों को? वैसे तो दिख रहा है। अगर ये वोल्टेज है E ओमेगा टी डिग्री पर, तो बताओ करंट कौन से क्वाड्रेंट में? 1, 2, 3, 4 सेकेंड, मतलब 90 आगे। और 90 आगे का मतलब यहाँ पर होगी करंट। देखो ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 आ रहा है, मतलब ओमेगा टी से भी 90 ज्यादा। ओमेगा टी वोल्टेज के लिए हो गया और 90 ज्यादा करंट के लिए हो गया। तो करंट इज लेग्स
फॉरवर्ड टू द वोल्टेज। कितना हम लोगों ने सीख लिया, आर में, एल में, सी में। एल आर में सीखा था हम लोगों ने, देखो भाई, ओमेगा टी अगर प्लस पाई बाय 2 किसके लिए है? ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 करंट इसी के थ्रू लिए एल है। से। एसी थ्रो सी के, एसी थ्रो सी है, देखो एसी थ्रो सी, एसी थ्रो एल तो यहाँ अच्छा, खत्म अच्छा। हो गया था। हाँ देखो बेटा, एल आर सर्किट में क्या देखा था हम लोगों ने, एल आर सर्किट में मैंने बोला था जो रेजिस्टेंस का वोल्टेज होगा वो एक्स एक्सिस पर है। अगर जिस रास्ते पर रेजिस्टेंस का वोल्टेज जाता था उसी रास्ते पर करंट जाती थी। इससे सीखो, जिस रास्ते पर वोल्टेज जाता था उस रास्ते पर करंट जाती थी। कौन से केस में? आर वाले केस में। और आर के वोल्टेज को हम वी आर कहते हैं, रेजिस्टेंस के वोल्टेज को हम वी आर कहते हैं। तो इसी रास्ते पर करंट जा रही है, तो बताओ वीएल कहाँ जाता था? वीएल माइनस वाई या प्लस वाई में? प्लस वाई। प्लस वाई। प्लस वाई। वेरी गुड, यहाँ जाता था वीएल, क्योंकि हम जानते हैं जो इंडक्टर का वोल्टेज है, इंडक्टर का वोल्टेज है वो करंट से 90 ज्यादा है। यहाँ देखो, इंडक्टर का जो वोल्टेज है करंट से 90 ज्यादा है, 90 ज्यादा। तो करंट से 90 ज्यादा का मतलब कहाँ आया? प्लस वाई। इसका रिजल्टेंट आता था ई, रिजल्टेंट का एंगल होता था थीटा। अब कल ही हम लोगों ने फॉर्मूला सीखा है, आई इक्वल टू ई अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, या आई इक्वल टू ई अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का मतलब होता है ओमेगा एल स्क्वायर। और हम लोगों ने कल इसी को सीखा था, आई इक्वल टू ई अपॉन जेड। जेड किसको लिखते हैं हम लोग? इम्पीडेंस। रेजिस्टेंस के Impedance. इम्पीडेंस। तो यहाँ पे जेड इक्वल टू आ गया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर। फिर से बताता चलूं, एक बार ध्यान से सुनना। करंट का फॉर्मूला आता था इस सर्किट में ई अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, कल मैं करा दिया था, इसको एक बार पढ़ लेना घर पे। और जो अपॉन में आ रहा है उसको हम जेड लिखते हैं, तो आई इक्वल टू ई अपॉन जेड। जेड का मतलब होता है इम्पीडेंस। इम्पीडेंस का क्या मतलब था मैंने कल भी बताया था, फिर बताता चलूं। अगर किसी सर्किट में बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, बहुत सारे रजिस्टर लगे हुए हैं, तो इस पूरे सर्किट के रजिस्टर का कहेंगे रेजिस्टेंस। अगर किसी सर्किट में बहुत सारे इंडक्टर लगे हुए हैं, इंडक्टर लगे हैं एल एल एल, तो इसको कहते हैं, क्या कहते हैं बताओ? बताओ क्या कहते हैं? इंडक्टेंस। इंडक्टेंस कहते हैं। अगर किसी सर्किट में बहुत सारे कैपेसिटर लगे हैं तो इनके कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं? कैपेसिटेंस। 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 ध्यान देना बच्चे, अगर किसी सर्किट में बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे हैं, रजिस्टर लगे हैं, तो उनको कॉम्बिनेशन को रेजिस्टेंस कहते हैं। बहुत सारे इंडक्टर लगे हैं तो उनके कॉम्बिनेशन को इंडक्टेंस कहते हैं। बहुत सारे कैपेसिटर लगे हैं तो इनके कॉम्बिनेशन का टोटल कैपेसिटेंस कहलाता है। अब मैं तुमसे कहूं कि किसी सर्किट में कैपेसिटर भी है, रजिस्टर भी है, इंडक्टर भी है, किसी सर्किट में कैपेसिटर भी है, इंडक्टर भी है, किसी सर्किट में इंडक्टर भी है, कैपेसिटर भी है, किसी सर्किट में खाली रजिस्टर है और कैपेसिटर है। इसका मतलब कैपेसिटर, रजिस्टर, इंडक्टर के कॉम्बिनेशन 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 कॉम्बिनेशन, इन सारे कॉम्बिनेशंस को हम कहते हैं इम्पीडेंस। इम्पीडेंस कहते हैं। इम्पीडेंस का क्या मतलब होता है समझना। इम्पीडेंस का मतलब होता है जब अलग अलग तरीके की प्रॉपर्टी वाले रजिस्टर्स, जब अलग अलग तरीके की प्रॉपर्टी वाले रजिस्टर्स किसी सर्किट में लगे हों। भाई कैपेसिटर भी करंट को रोकने का काम करता है, इंडक्टर भी करंट को रोकने का काम करता है, रजिस्टर भी करंट को रोकने का काम करता है। केवल रजिस्टर 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 होता तो रेजिस्टेंस, इंडक्टर 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 ही होता तो इंडक्टेंस, कैपेसिटर कैपेसिटर होता तो कैपेसिटेंस। लेकिन नहीं, अब अगर एक इंडक्टर है और 5 लाख कैपेसिटर हैं, 10 रजिस्टर हैं और 10 लाख इंडक्टर हैं, तो रजिस्टर भी है उस सर्किट में, इंडक्टर भी है उस सर्किट में। दोनों का काम है करंट को रोकना, लेकिन प्रॉपर्टी अलग अलग है।
करंट को रोकना दोनों का काम है, लेकिन प्रॉपर्टी अलग है। तो जब डिफरेंट प्रॉपर्टी के रजिस्टर्स सर्किट में ऐड कर दिए जाते हैं तो उनके कॉम्बिनेशन को इम्पीडेंस कहते हैं। समझे कि नहीं समझे तुम लोग? समझे कि नहीं समझे तुम लोग? कि अगर समझ रहे डिफरेंट से। तरीके के रजिस्टर्स अगर सर्किट में लगा दिए जाएं, अलग अलग टाइप के कॉम्बिनेशन के, उनके कॉम्बिनेशन के टोटल को हम इम्पीडेंस कहते हैं। सिंपल सी बात थी, इतना हम लोगों ने कल पढ़ा था। थोड़ा सा और एक आध फार्मूला भी पढ़ा था हम लोगों ने। देखो भाई ध्यान से, इसको नोट नहीं करना है, ये तो सबका कल का पढ़ा हुआ है। फिर एक इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ी थी कल सीआर सर्किट में। सीआर सर्किट की करंट की इक्वेशन क्या थी? I इक्वल टू ई अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या I इक्वल टू ई अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी का मतलब होता था 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर, या इसी को मैं कहता था I इक्वल टू ई अपॉन, ये पूरा ड्रामा जेड कहलाता था। मतलब इसमें आर भी है, सी भी है, इसीलिए इस पूरे कॉम्बिनेशन को जेड बोला गया। ये फॉर्मूला आता था, ये होता था सीआर सर्किट के लिए। अब आता था नेक्स्ट फॉर्मूला किसके लिए? एलसीआर के लिए। इसकी करंट की वैल्यू आती थी I इक्वल टू ई अपॉन अंडर रूट, किसी को याद है तो जरा बोलना, किसी को याद है कि नहीं याद है जरा बोलो तो। So R जल्दी square बोलो। plus XL minus XC का होल स्क्वायर। क्या कैसी कैसी बातें बताते R यार तुम लोग square मुझे। plus XL minus XC का होल स्क्वायर। एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। अच्छा भाई, अच्छा, वेरी गुड। तो भाई देखो भाई, बिल्कुल सही बताया तुम लोगों ने। आई इक्वल टू ई अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल को लिखते हैं मेरे बच्चों ओमेगा एल, और एक्सी को लिखते हैं 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर। और ये पूरा जो ड्रामा है ना, नीचे आर भी आ रहा है, एल भी आ रहा है, सी भी आ रहा है, इस पूरे तमाशे को हम लोग एक नाम देते हैं। बताओ उसका नाम क्या होता है? आखिरी बार पूछ रहा हूँ। Z impedance। So Z impedance। इम्पीडेंस। जेड होता है, इम्पीडेंस होता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने कल कहानी पढ़ ली थी। ऐसी तरह आर भी सीख लिया। मैंने तुम लोगों का 10 मिनट इसलिए बेकार किया कि हम लोगों को पता चल जाए कि हम लोग पिछले जन्म में क्या सीख कर आए हैं। आगे बढ़ने से पहले पिछला याद करना जरूरी है। तो हम लोगों ने ये 6 बातें सीख ली हैं। आज हम सब कुछ, अब पूरा चैप्टर जो है किस पर डिपेंड करेगा? LCR पर, LCR पर, LCR पर। बाकी सबसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, बात खत्म। चलो भाई, आज हेडिंग लिखते हैं रेजोनेंस इन LCR पढ़ेंगे। बिल्कुल पढ़ेंगे साहब, पैरेलल LC सर्किट पढ़ेंगे, पढ़ाऊंगा मैं। इनवर्स ऑफ सीरीज LCR को ही पैरेलल LC सर्किट कहते हैं। बहुत अच्छा कंसेप्ट है, उसमें भी देखो आएगा। एक तो ये मिटता नहीं है तो दिक्कत होती है, जरा मिट जाओ भाई जल्दी से। चलो सर आपने कल एक बात बताई थी हाँ बोलो। कि क्या बताई एक्सएल थी बताओ। हमेशा एक्सी से वीएल हमेशा वीसी से ज्यादा होता है, ऐसा क्यों? ओमेगा लगातार इंक्रीजेस रहेगा, क्योंकि देखो बेटा, एक्सएल इक्वल टू क्या था? ओमेगा एल। एक्सी इक्वल टू क्या था? 1 अपॉन ओमेगा सी। अगर इंडक्टर कांस्टेंट हो जाए, कैपेसिटर कांस्टेंट हो जाए, तो एक्सएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, एक्सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। तो सेम ओमेगा की वैल्यू के लिए, सेम ओमेगा की वैल्यू के लिए एक्सएल बड़ा आएगा एक्सी से। क्या मैंने गलत बोला? ओमेगा की सेम वैल्यू के लिए एक्सएल बड़ा आएगा एक्सी से। मान लो ओमेगा में 10 ले लूं, तो यहाँ मैं रख देता हूँ 10 और यहाँ रख देता हूँ 1 अपॉन 10। बताओ एक्सएल बड़ा या एक्सी, कौन बड़ा है? XL। XL। खत्म। इसीलिए सेम ओमेगा की वैल्यू के लिए सर्किट सीरीज सेट कंडीशन में हमेशा एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी आता है, या वीएल ग्रेटर देन वीसी आता है। बात खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं, एक ही बात है दोनों। अब ध्यान से सुनना, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से सीखेंगे बिना घबराहट के। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अब शुरू होगा, रेजोनेंस इन LCR सर्किट।
अगर तुम रेजोनेंस सीख लोगे तो उसके बाद तुम शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस सीख पाओगे, और अगर तुम शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस सीख पाओगे तो तुम सेलेक्टिविटी सीख पाओगे, और अगर तुम सेलेक्टिविटी सीख पाओगे तो इस चैप्टर का सब कुछ सीख पाओगे। देखते हैं तुम क्या सीख पाते हो। चलो भाई, मैंने हेडिंग लिखा रेजोनेंस इन LCR सर्किट। रेजोनेंस इन LCR सर्किट, जरा स्पेलिंग देख लेना, इंग्लिश हमारी बहुत अच्छी है। रेजोनेंस इन LCR सर्किट, देखो यार, ठीक है क्या? हम लोग जानते हैं एक करंट की इक्वेशन होती है I = E अपॉन अंडर रूट R² प्लस ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C का होल स्क्वायर। इसी हिस्से को हम Z बोला करते हैं, Z, और इस Z का नाम इम्पीडेंस हुआ करता है। इस Z का नाम इम्पीडेंस हुआ करता है। इम्पीडेंस भी एक तरीके का रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस ऑफ होल सर्किट, रेजिस्टेंस ऑफ होल सर्किट। बस तुमको इतना याद रखना है, I = E अपॉन अंडर रूट L² प्लस ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C का होल स्क्वायर होता है। इतना पूरा जो ड्रामा है ना, ये इस पूरे ड्रामे को Z कहते हैं। Z का मतलब इम्पीडेंस होता है। इम्पीडेंस भी एक तरीके का रेजिस्टेंस होता है पूरे सर्किट का। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, इसका फॉर्मूला क्या होता था? ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता था, किसी को याद है? V = IR होता था, I = V अपॉन R होता था, बोलना equals to क्या IR. होता है ओम्स लॉ? equal to IR. Equals to IR. बिल्कुल सही, V = IR होता था। अच्छा, तो यहाँ जरा देखना यार, I = V अपॉन R होता है। तो जरा तुम लोग बताओ कि अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम तो करंट की वैल्यू क्या, कम या ज्यादा? ज्यादा। ज्यादा। ज्यादा या कम? तो ज्यादा। ज्यादा। अच्छा, रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा तो करंट की वैल्यू क्या, कम। कम। सिंपल सी बात है। तुम लोग इतना तो समझते हो कि ओम्स लॉ कहता था, मतलब ओम कहता था कि V = IR होता है, I = V अपॉन R होता है, और अगर सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, रुकावट बढ़ती जाएगी, हिंड्रेंस बढ़ता जाएगा, करंट कम होती जाएगी। रुकावट कम होगी, चार्ज ज्यादा तेज चलेंगे, करंट बढ़ेगी। याद रखना आज के बाद, रेजोनेंस का एक मतलब होता है, रेजोनेंस का सिर्फ एक मतलब होता है, करंट का या तो मैक्सिमम हो जाना या करंट का मिनिमम हो जाना। दो तरीके से रेजोनेंस हो सकता है, या तो करंट बहुत ज्यादा बढ़ जाए और या तो करंट बहुत ज्यादा कम हो जाए। जो बहुत ज्यादा बढ़ जाए, ये वाला केस हम सीखेंगे LCR में, और जो बहुत ज्यादा कम हो जाए, ये वाला केस सीखेंगे हम LC में। इसीलिए साहब दोनों तार अलग अलग रखना, दिमाग में शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, दोनों बातें अलग रखना, आग लग जाएगी दिमाग में नहीं तो, एक भी तार इधर उधर जुड़ गया तो। करंट का मैक्सिमम होना हम सीखेंगे LCR में, और करंट का मिनिमम होना सीखेंगे LC में। ये दोनों ही केस रेजोनेंस होते हैं। अगर करंट बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो भी रेजोनेंस, और करंट बहुत ज्यादा घट जाए तो भी रेजोनेंस। चलो भाई, इसकी कोई जरूरत हमारी जिंदगी में अभी नहीं है, 1-2 घंटे तक। यहां आओ, करंट बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो बताओ रेजिस्टेंस क्या हो जाए? बताओ डिक्रीज। कितना डिक्रीज हो जाए? बहुत कितना ज्यादा। डिक्रीज हो जाए? कितना कम? मिनिमम वैल्यू। रेजिस्टेंस, करंट मैक्सिमम हो गया तो रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? मिनिमम। जाहिर सी बात है यार, करंट ज्यादा चाहिए तो रेजिस्टेंस को कम करो, करंट ज्यादा चाहिए तो रेजिस्टेंस को कम करो। और LCR सर्किट के
LCR सर्किट के रेजिस्टेंस का नाम क्या होता है, जरा बताओगे कोई? LCR Impedance. सर्किट के रेजिस्टेंस को क्या कहते हैं? इम्पीडेंस कहते हैं। इसका मतलब अगर तुम्हें LCR सर्किट में करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा चाहिए तो LCR सर्किट का जो रेजिस्टेंस है मतलब इम्पीडेंस है वो मिनिमम होना चाहिए। इसका मतलब LCR सर्किट के रेजोनेंस का मतलब ये होगा कि अगर पूरे सर्किट का इम्पीडेंस बहुत कम हो जाए तो उस सर्किट में करंट बहुत ज्यादा हो जाएगी। Such type of situation is said to be the resonance in the LCR circuit in series condition. तो अगर सर्किट का इम्पीडेंस बहुत कम हो जाए, इम्पीडेंस, तो करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी। इस फिनोमिना को हम रेजोनेंस कहते हैं। अब चीजों को समझना और सुनना ध्यान से। चलो भाई, कितना जरा स्क्रीनशॉट लो, पहले मैं आगे बढ़ूंगा इसी में। स्क्रीनशॉट लो जल्दी जल्दी फटाफट। एक मिनट सर। ले लिया? ले लिया? हाथ तो हटाओ। अबे यार, लिया नहीं तुमने अभी तक? ले तो लिया। बस बात खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी मैं इसमें और भी फॉर्मूले प्रूफ करूंगा। अभी तो खाली समझाया कि क्या रेजोनेंस है। समझो, रेजोनेंस का सिर्फ एक मतलब होता है इम्पीडेंस का घट जाना, करंट का बढ़ जाना। रेजोनेंस रेजिस्टेंस का घट जाना, करंट का बढ़ जाना, रेजोनेंस। ये तुम याद रखना, रेजोनेंस किसे कहते हैं, रेजोनेंस किसे कहते हैं। छोड़ दो। इसमें 3 केस आते हैं। केस फर्स्ट, इसमें आएगा दूसरा केस, केस सेकंड, इसमें आएगा तीसरा केस, केस थर्ड। 3 केस क्या क्या होंगे जरा देखो ध्यान से। इसका एक एंगल वाला फॉर्मूला था, tan फाई या tan थीटा, एक ही बात है। एंगल वाला फॉर्मूला क्या था, किसी को याद हो? ओमेगा एल माइनस 1/ωc/r। यहीं पे वही फॉर्मूला लिख रहा हूँ, क्या? ओमेगा एल माइनस 1/ωc/r। मैं लिख रहा हूँ tan थीटा ओमेगा एल माइनस 1/ωc/r। कहाँ से आया सर? LCR सर्किट में कल हमने ये फॉर्मूला प्रूव किया था, tan थीटा। किसी को याद है तो बताओ हाँ या ना। tan थीटा इक्वल टू हाँ, सर। ओमेगा एल माइनस 1/ωc/r। कहाँ से आया ये भी बता देता हूँ। देखो, कल कुछ ऐसा डिजाइन था, यहाँ पे VL लिखा था, यहाँ VC लिखा था, यहाँ पे VR लिखा था। मैंने बोला VL बड़ा है VC से, तो रिजल्टेंट VL माइनस VC हो गया था। तो इसका रिजल्टेंट यहाँ गया E, यहाँ एंगल बना थीटा, ट्राइंगल को कंप्लीट किया तो क्या आया यार? tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना? VL माइनस VC। बेस कितना? VR। और VL माइनस VC क्या होता है? IXL माइनस IXC। VR कितना होता है? IR। I कॉमन कैंसिल, तो क्या बचा? XL माइनस XC अपॉन R। XL क्या होता है? ओमेगा एल। XC क्या होता है? 1/ωc/r इक्वल टू कितना? tan ओके थीटा। सर। यहीं से तो आया था कल, याद है किसी को? यस सर। पढ़ा करो Yes, भाई। sir. हाँ, खाली ये नहीं कि मैं पढ़ा दूं तुम लोग निकल लो, खाली पढ़ते पढ़ते पता नहीं चलेगा कहाँ पढ़ा, कहाँ लिखा, क्या हुआ। जो पढ़ाते हैं उस दिन का उसको याद करेंगे। चलो छोड़ो, मेरा काम है बोलना, तुम्हारा काम है ना करना। सुनो, तो tan थीटा इक्वल टू ओमेगा एल माइनस 1/ωc/r। केस फर्स्ट। केस सेकंड भी वही फार्मूला। केस 3, पहला केस क्या हो सकता है समझो, इफ ओमेगा एल लेस देन 1/ωc। दूसरा केस ओमेगा एल ग्रेटर देन 1/ωc। तीसरा केस ओमेगा एल इक्वल टू 1/ωc। ध्यान दो। और ग्राफ क्या थे जरा याद रखना। ग्राफ क्या था? ग्राफ ये था, यहाँ है VR मतलब करंट, यहाँ थी वोल्टेज मतलब E। वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल है थीटा। ध्यान देना, करंट और वोल्टेज के बीच का एंगल है थीटा। करंट और वोल्टेज के बीच का एंगल है थीटा। मैंने तीनों डायग्राम एक जैसे बनाए, लेकिन यहां से देखता हूं कि आता क्या है। अगर ओमेगा एल 1/ωc से छोटा हो जाएगा, इस फॉर्मूले में जरा देखो, ओमेगा एल 1/ωc से छोटा हो जाएगा,
तो जरा ध्यान से बताओ, ओमेगा एल छोटा है 1 ओमेगा सी से, ये 10 है, ये 20 है, तो माइनस का 10 आएगा, इसका मतलब tan थीटा निगेटिव आएगा, तो थीटा निगेटिव आएगा। बच्चे हाँ या ना बता जल्दी से। Yes, sir. अगर ओमेगा एल 1 ओमेगा सी से छोटा है, थोड़ा दिमाग लगाना, सुन्न होकर नहीं बैठना है। ओमेगा एल 1 ओमेगा सी से छोटा है, तो याद रखो ये पूरी वैल्यू नेगेटिव हो गई, तो सब कुछ नेगेटिव हो गया, तो tan थीटा नेगेटिव हो गया, नेगेटिव होने का मतलब थीटा नेगेटिव हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में याद रखना, वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल था थीटा और वो आ रहा है नेगेटिव, इसका मतलब ओमेगा एल अगर 1 ओमेगा सी से छोटा होगा तो जो वोल्टेज होगा वो करंट से पीछे चलेगा, उसका फेज करंट से कम होगा, ये बात याद रखना। तुम देखो यहाँ पे, तो जो वोल्टेज होगा थीटा एंगल वोल्टेज और करंट के बीच का है, और अगर तुमने बोला कि एंगल नेगेटिव हो गया तो वोल्टेज हमेशा करंट से पीछे चलेगा। अब ये डायग्राम कंप्लीट हुआ। दूसरा केस देखो, अगर ओमेगा एल बड़ा हो गया 1 ओमेगा सी से, ये हो गया 10, ये हो गया 5, तो याद रखो क्या मिलेगा तुमको, tan थीटा कैसा मिलेगा, पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव मिलेगा। अगर पॉजिटिव मिलेगा तो थीटा भी कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। पॉजिटिव मिलेगा, इसका मतलब वोल्टेज करंट से 90 नहीं, वोल्टेज करंट से पॉजिटिव आगे चलेगा, मतलब जो थीटा पॉजिटिव है तो वोल्टेज आगे होगा, करंट पीछे होगा। इस केस में वोल्टेज पीछे होगा, करंट आगे होगी, तो लिखोगे करंट इज लैग्स फॉरवर्ड, कि करंट आगे है। यहाँ लिखोगे वोल्टेज इज लैग्स फॉरवर्ड, वोल्टेज आगे है। यहाँ बताओ क्या होगा अगर ओमेगा एल बराबर हो गया 1 ओमेगा सी से, तो बताओ यहाँ क्या आएगा, Tan थीटा 0 हो जाएगा और थीटा 0 फिर। सर तो बच्चे हाँ सर ये फर्स्ट वाले केस में रेजोनेंसी कंडीशन आ जाएगी। अच्छा ठीक है सर। तो यहाँ पे अगर दोनों बराबर हो जाएं तो tan थीटा 0 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों कट के 0/r 0, इसलिए एंगल भी 0। और ऐसी सिचुएशन में जिस रास्ते पर करंट होगी उसी रास्ते पर वोल्टेज होगा। इसका मतलब करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज, करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज, और सेम फेज हो जाएं अगर, इसी सिचुएशन का नाम होता है रेजोनेंस। इसी सिचुएशन का नाम होता है रेजोनेंस। तो तुम लोग मुझे बताओ रेजोनेंस कौन से कंडीशन में हुआ, ओमेगा एल लेस देन ओमेगा सी 1/, या ओमेगा एल ग्रेटर देन 1 ओमेगा सी, या ओमेगा एल इक्वल टू 1 ओमेगा सी? कहाँ हुआ रेजोनेंस? बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है। ओमेगा एल Equal. 1 ओमेगा सी। यहाँ सर हुआ इक्वल रेजोनेंस, इक्वल वाले में हुआ रेजोनेंस। तो मेरे बच्चों अभी तुमने सिर्फ इतना बात सीखी है कि रेजोनेंस कब होता है। रेजोनेंस तब होता है जब ओमेगा एल और 1 ओमेगा सी बराबर होते हैं। रेजोनेंस तब होता है जब करंट और वोल्टेज के बीच का एंगल 0 होता है। रेजोनेंस तब होता है जब सर्किट का या रेजिस्टेंस कम हो जाता है। रेजोनेंस तब होता है जब सर्किट की करंट बढ़ जाती है, और ऐसी सिचुएशन में ओमेगा एल इक्वल टू 1 ओमेगा सी आ जाता है। तो बहुत ध्यान से सीखने पे क्या पता चला कि ओमेगा एल इक्वल टू 1 ओमेगा सी वो सिचुएशन है जो रेजोनेंस देता है। सारी बातों को जोड़ो, अगर ओमेगा एल इक्वल टू 1 ओमेगा सी ही रेजोनेंस देता है, इसका मतलब ये कि ओमेगा एल इक्वल टू 1 ओमेगा सी पर पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस बताओ कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा? कम हो जाएगा। रेजोनेंस दे रहा है तो कम हो जाएगा कम। सबको सुनना और समझना बता दे रहा हूँ मैं। तुम मेरे सामने नहीं हो, दूर हो, अपने अपने घर बैठे हो, लेकिन फिर भी मान के चलो मैं तुम्हारे सामने हूँ। फिर जरा जोड़ो सारी बातों को। मैंने बोला कि तुमने इतना तो सीख लिया रेजोनेंस कब होता है,
बढ़िया। कब होता है? ओमेगा एल इक्वल टू ओमेगा सी होता है तो रेजोनेंस होता है, बात खत्म। अब ये बताओ, अब तुमको ये पता करना है कि ओमेगा एल इक्वल टू 1 ओमेगा सी होता है तो रेजोनेंस होता है, दोनों बराबर होते हैं तो अब ये पता कर सकते हैं क्या हम कि अगर ओमेगा एल इक्वल टू 1 ओमेगा सी है तो उस सर्किट में रेजिस्टेंस कितना होगा। अगर उस सर्किट का रेजिस्टेंस निकाल लूं कब? ओमेगा एल इक्वल टू 1 ओमेगा सी पर, तो वो रेजिस्टेंस मिनिमम आना चाहिए कि मैक्सिमम आना चाहिए मिनिमम। रेजिस्टेंस के लिए? मिनिमम। मिनिमम। इसका मतलब इस वैल्यू पर पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस मिनिमम आएगा, तभी पूरे सर्किट में करंट मैक्सिमम होगी। इसी सिचुएशन को हम रेजोनेंस कहेंगे, तुरंत प्रूव करेंगे। इसको नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, मतलब नोट क्या करोगे, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। हो गया? स्क्रीनशॉट लेने को बोला, हो गया, चलो हो गया। देखो बच्चे अब सुनो, तो इतना तो तुम लोगों ने सीख लिया कि ओमेगा एल इक्वल टू 1 ओमेगा सी वो कहानी है जिस पर रेजोनेंस होता है, और रीज्वाइन करना है, पहले बता देता हूं मैं सबको, सुन लो ध्यान से। चलो लाइट भी गई, चलो बच्चे देख रहे ध्यान से। अभी कितने मिनट रह गया जरा बताना? 4 मिनट। 4 मिनट। कोई बात नहीं, फिर देखो अगर 4 मिनट रह गया है तो छोटी सी चीजें समझो। तो मैंने बोला कि ओमेगा एल इक्वल टू 1 ओमेगा सी वो चीज है जिस पर रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। तो भैया इसी पर करंट निकालते हैं। तो करंट का फॉर्मूला क्या था? I इक्वल टू ई अपॉन जेड। अच्छी बात है। I इक्वल टू ई अपॉन जेड कितना? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, या I इक्वल टू ई अपॉन अंडर रूट, ये जेड की वैल्यू है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा एल। एक्स इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर। ये ओमेगा एल इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी मैं इसमें रख दूं तो देखो क्या मिला? I इक्वल टू ई अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस ओमेगा एल का होल स्क्वायर। देखो 1 अपॉन ओमेगा सी को भी किसके बराबर रख दिया? ओमेगा एल के, दोनों कट गए। तो I इक्वल टू क्या मिला? ई अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर। तो बहुत ध्यान से देखने पर क्या हुआ? I इक्वल टू ई अपॉन क्या मिला? आर, और होता क्या था फॉर्मूला? I इक्वल टू ई अपॉन जेड। कंपेयर करो तो जेड इक्वल टू क्या आया? आर। बच्चे कुछ दिखा, समझ में आया कि नहीं आया, जरा बताना, यस और नो? Z इज इक्वल Yes, टू sir. R का मतलब क्या हुआ? अभी बताता हूँ, खाली इतना देखो कि तुमको इतना समझ में आया कि नहीं आया कि ओमेगा एल इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी अगर मैं करंट की इक्वेशन में रख दूं, ओमेगा एल इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी अगर मैं करंट की इक्वेशन में रख दूं तो जेड इक्वल टू आर आ जा रहा है, जेड इक्वल टू आर आ जा रहा है। अब तुम जरा खुद सोचो, लगाओ दिमाग, तुम्हारे पास दिमाग तो है सबके पास। ये पूरा जेड है, ये पूरा हिस्सा जेड है। बताओ जेड जो कि एक तरीके का रेजिस्टेंस है कब मिनिमम होगा? जब ये तीनों जब चीजें ओमेगा हो। एल ओमेगा सी के बराबर हो जाएगा। मिनिमम कब होगा? जब ये तीनों चीजें हो, या इन तीनों चीजों में से कुछ कम करता जाऊं, कुछ कम करता जाऊं, कब मिनिमम होगा बताओ? कुछ कम करते जाओ। कुछ कम करोगे। मान लो ये तीनों हैं, अभी आर भी है, एल भी है, सी भी है, तो पूरा रेजिस्टेंस है 100। मान लो मैंने एल हटा दिया तो टोटल रेजिस्टेंस है 80। मैंने सी हटा दिया तो टोटल रेजिस्टेंस है 10। मैंने एल और सी दोनों हटा दिया एक साथ, तो टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का 1 ओम। तो तुम बताओ इम्पीडेंस जेड आर ओमेगा एल या और ओमेगा सी सबके साथ ज्यादा अच्छा था या मिनिमम था, कि बिना एल और बिना सी के ज्यादा मिनिमम था? बिना। सब L बिना और बिना। बिना C के। इसका मतलब मेरे बच्चों याद रखना, अगर तुम चाहते हो कि जेड मिनिमम हो जाए तो तुमको एक काम करना है, बस कि एल और सी हटा देना है।
एल और सी हटते ही पूरे सर्किट का जेड कम हो जाएगा और वही कम मिनिमम कहलाएगा और वही मिनिमम पर करंट मैक्सिमम होगी। ये सिचुएशन रेजोनेंस देगा। यही वो हिस्सा है कि जब ओमेगा एल इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी तुमने किया, अब तुम्हें समझ में आ जाएगा। ओमेगा एल इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी किया तो हुआ क्या भैया, एल और सी गायब हो गए, एल और सी ने एक दूसरे को खा लिया, काट दिया, तो भैया पूरे जेड की वैल्यू कितनी बची, आर। और जब जेड मिनिमम हो गया तो ऐसी सिचुएशन में बताओ करंट क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। यस और नो, बात समझ में आई कि नहीं है, जल्दी बताओ। हाँ वही सर। फिर इसमें बढ़िया। हम आर को 0 नहीं ले सकते? क्या चीज? आर को 0 नहीं ले सकते इसमें? आर को 0 नहीं ले सकते क्योंकि आर का कोई रिलेशन ही नहीं है, तो